हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर हम लोगों ने अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था थोड़ा सा, और आज अपने लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग उसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया था। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कौन कौन से एफर्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगाती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग को देखने के लिए। तो दी आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए एक बार मैं शॉर्ट में आप लोग को बता देती हूँ कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ लाइक अ टेक्निक बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस क्या करती है, किसी भी मतलब उसके इन्वायरमेंट को, इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए कि किन किन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, किन किन कैसा इन्वायरमेंट है बाहर का, किसी भी बिजनेस में कैसा इन्वायरमेंट है अंदर का। तो इन सारी चीज़ों को जब देखने के लिए कोई भी बिजनेस जिस टेक्निक का यूज़ करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं। ओके, आप देखिए इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। Business environment of an organization can be divided into two types of environment: external environment and internal environment. Internal environment क्या बोलता है कि internal environmental components are the component which lie within the organization. ठीक, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या बोलता है कि जब आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में रह के चीज़ों को कंसिडर करते हो, चीज़ों को देखते हो, और एंड चेंजेस इन दीज कॉम्पोनेंट इम्पैक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज़ें क्या करती हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी चेंज करती हैं। देयर आर वेरियस इंटरनल environmental components such as different resources like, कौन कौन से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब इंटरनल चीज़ें होती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आपका, यानी कि आपकी मैन पावर की, कैसे आपके लोग यहाँ पे आपके जो काम करते हैं उनके बारे में जो हम देखते हैं। कैपिटल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, वैल्यू सिस्टम कैसा है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा है, लेबर यूनियन कैसा है। ओके, सो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। दीज कॉम्पोनेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरिंग द फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हमने बताया था कि जब भी हम अपने इन्वायरमेंट को कंसिडर करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हो, तो ये हमारे फ्यूचर बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमें एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमें आगे अपने बिजनेस में जो भी स्टेप्स लेने हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज बनानी है, वो किस तरह से बनानी है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कॉम्पोनेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कॉम्पोनेंट क्या होता है? एक्सटर्नल components आर द component विच एग्जिस्ट आउटसाइड द वॉल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कैसी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कैसे लोग हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चीज़ें हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं, वो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। ओके, इवन दो दीज कॉम्पोनेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो या ना हो, लेकिन तब भी उनका हमारे बिजनेस पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक असर पड़ता है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सच एज माइक्रो इन्वायरमेंटल कॉम्पोनेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंटल कॉम्पोनेंट। मतलब एक्सटर्नल को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो के अंदर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जब स्टडी करते हैं अपने कॉम्पोनेंट्स की, जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इंडस्ट्री हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंज्यूमर्स हो गए, मार्केट हो गए, एक्सेट्रा। मैक्रो लेवल पे हम क्या करते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट, जैसे कि आपका विद, अगर हम प्रॉपर ग्रुप को ले, अगर हम एज अ होल कंट्री में देखते हैं कोई भी इफेक्ट आता है, तो वो हमारा मैक्रो लेवल पे मैक्रो इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे आपका डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एक्सेट्रा। ओके, सो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स थे। अब हम बात करते हैं कि पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंट को स्कैन करने का पर्पस क्या होता है, मोटिव क्या होता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू कलेक्ट डेटा ऑन फॉर वेरियस एरिया। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को कंडक्ट किया जाता है क्या कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, सच एस कॉम्पिटिशन, मतलब कैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है मार्केट में, कौन कौन से नए नए कॉम्पिटिटर्स आए हैं, उनके प्रोडक्ट्स की वैरायटी कैसी है, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ओके, इन सारी चीज़, ये सारी चीज़ें कंसिडर करना। देन एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, कैसा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिकल हमारा क्लाइमेट कैसा है,
इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, इंडस्ट्री का क्या माहौल है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट हुई है, और ग्लोबल तौर पे अगर हम अपने प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करते हैं तो हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं. सो दीज आर सम थिंग्स की जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को करते हैं. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंसिस्टेंटली ट्रैक द चेंजिंग ट्रेंड्स. ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के लिए कि कंसिस्टेंटली यानी कंटिन्यू बेसिस में क्या करें, अपने जो भी आप जैसा भी बिजनेस कर रहे हो, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप टाइमली बेसिस पे क्या करते रहिए, देखते रहिए. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग डिसीजन लेने में इसलिए बहुत हेल्प करता है, रीज़न ये है क्योंकि अगर आपको चीज़ों के बारे में पता रहेगा, आपको चीज़ों के बारे में आइडिया रहेगा, तो कोई भी डिसीजन आप लेने से पहले आप हर चीज़ नहीं सोचोगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. You can learn about the current demands and expectations of the consumers, okay, and sell products accordingly so that you can expand your business. अब आप क्या कर सकते हैं, करंट डिमांड देख सकते हैं, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कैसी है, आपको किस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सेल करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं अपनी कुछ टेक्निक्स की, यानी कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को करने के लिए किन किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. अगर आपको इन्वायरमेंट को देखना है, समझना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको एनालिसिस करना है, तो आप किन किन चीज़ों का, आप किन किन तरीक़ों से कर सकते हो. सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर डीप एनालिसिस ऑफ एन एनवायरनमेंट इज़ डन. डीप एनालिसिस किया जाता है टू ऑर्डर लर्न अबाउट द न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेंड. बिजनेस में कौन कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से थ्रेड्स हैं, और ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी न्यू स्ट्रैटेजी को बना सकें. हेयर यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स विच आर यूज फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पर्पस. यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. पहला हमारा है रिसर्च. अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ कंडक्टेड टू लर्न अबाउट, मतलब रिसर्च करने का मतलब है कि हम चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं करंट में क्या चल रहा है, क्या पास्ट रिकॉर्ड रहा है चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज़ कंडक्टेड टू लर्न अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि लेटेस्ट में क्या चीज़ें चल रही हैं एंड थ्रेड्स क्या हैं, सो दैट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी एक्सप्लॉयटेड एंड प्रिकॉशनरी स्टेप, मतलब हम उसको पहले से ही समझ लें, और इन केस अगर फ्यूचर में कोई भी उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ने वाला है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो हम उसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें. रिसर्च इज़ एन ओल्ड मेथड दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज टू लर्न अबाउट, मतलब किसी भी इंडस्ट्री के को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम रिसर्च मेथड को यूज़ कर सकते हैं. और इसको हम किस डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं. सेकेंड, हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम अपने ओपिनियंस का एक्सपर्ट ले सकते हैं. गेटिंग द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि अगर हम जिस फील्ड में हैं उसमें जो एक्सपर्ट रह चुके हैं, जिनको चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, उनको फ्यूचर ट्रेंड, करंट ट्रेंड, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है, तो हम उनसे अपनी जो भी चीज़ें हम पूछ के आइडिया लगा सकते हैं. इन दिस मेथड the management of the organization take the opinion expert who have deep knowledge about the industry, मतलब उन एक्सपर्ट को, उन लोगों को जिनको इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर डीप नॉलेज है, उनसे हम क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं अबाउट द इंडस्ट्री एंड कैन ईजिली डिकोड इट्स लेटेस्ट ट्रेंड एंड रिकॉग्नाइज द फर्स्ट अपीयरेंस, और हम अपॉर्चुनिटीज़ को जानते हैं. स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, सबने सुना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. तो स्वॉट एनालिसिस एक तरह से बहुत हेल्पफुल है हमारे इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए, जिसके अंदर हम किसी भी फर्म की या बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के बारे में पता लगा सकते हैं. दिस इज़ अ स्ट्रैटेजिक टेक्निक ऑप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न अबाउट इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है, टेक्निक होती है जो अडॉप्ट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्या समझने के लिए, क्या लर्न करने के लिए, उसकी आंतरिक तौर पे इंटरनली स्ट्रॉन्ग किस चीज़ में है, वीकनेस क्या है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट बिजनेस कॉम्पिटिशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्न करना कि बिजनेस में कॉम्पिटिशन कैसा है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसी है. पेस्ट एनालिसिस क्या होता है, पेस्ट एनालिसिस इज डन टू लर्न अबाउट द एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर. जो पेस्ट एनालिसिस होता है
ये मेनली हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए करते हैं, क्योंकि पेस्ट का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक, और ये चारों हमने देखे कि ये चारों हमारे कौन से फैक्टर्स हैं, किससे रिलेटेड हैं, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। ओके, सो जब भी हमें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यूज़ करना होता है तो हम अपने पेस्ट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। These external macro-environmental factors put an impact on the business of the organization and it is important for an organization to keep a track of them। ठीक है, मतलब इस सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और इसके बारे में प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखना। पॉलिटिकल फैक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है, यानी कि उसको वो किसके हाथ में होता है चीज़ों को मैनेज करना, गवर्नमेंट के हाथ में, हमारी सरकार के हाथ में होता है। And the changes in the political factors can put a great impact on the business environment। और political factors में किसी भी तरह का बदलाव आना हमारे बिजनेस पे उसका काफ़ी असर पड़ता है। अगर हमारी टैक्स पॉलिसी चेंज हो रही है, हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, तो अगर डिफरेंट चीज़ें इस तरह की होती हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिफ्थ है एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री का क्या करना, एनालिसिस करना, इंडस्ट्री को एनालाइज करना। देयर इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री विच कैन बी योर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। मतलब हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे कंपटीशन में होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एक तरह से कॉम्पिटिटर ही होते हैं। तो हम उनको एनालाइज करके उनको हम कैसे उनको देखते हैं कि उन्होंने अपनी उनकी पोजीशन कैसी थी। उन्होंने अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है वो पहले बहुत अच्छी नहीं थी, अभी करंट टाइम में बहुत अच्छी चल रही है, तो उसका रीज़न क्या है, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ की, उन्होंने अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में ऐसे कौन से चेंजेस लेकर के आए हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो उनकी मार्केट में एक पोजीशन बन गई है, उनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन बन गई है। तो हम उनको भी एनालाइज करके अपने बिजनेस के अंदर अपनी चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं। दे आर पार्ट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट, और ये हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। Environmental scanning is done to learn and understand the business strategy of a competitor। जो environmental scanning होती है ये सीखने के लिए, learn to learn मतलब बिजनेस में कौन सी स्ट्रैटेजी आपके कॉम्पिटिटर्स यूज़ कर रहे हैं जो वो मार्केट में अगर सक्सेसफुल हैं, ठीक है, तो हम उनको एनालाइज करते हैं और चीज़ों के बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल, द पेप्सिको कंपनी इज़ प्लानिंग टू शिफ्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बेवरेजेस टू प्रोड्यूसिंग हेल्थियर। मतलब अभी वो बेवरेजेस नॉर्मल ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, बट अभी वो सोच रहा है, पेप्सी सोच रहा है कि अब हम हेल्दी ड्रिंक्स को बनाएं और हेल्दी ड्रिंक्स क्या करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ओके, एंड फंक्शनल फूड्स यूजिंग द नॉलेज फ्रॉम, उसने क्योंकि एनालाइज किया कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि हेल्दी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, लोग हेल्दी प्रेफर कर रहे हैं, तो अब हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हेल्दी हो, जो लोगों को लगे कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे मार्केट में लोग हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर हमारे प्रोडक्ट हेल्थ रिलेटेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसको परचेज़ नहीं करेंगे। सो चीज़ों को समझना मार्केट में और उसके अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशंस को चेंज करना। दे आर प्लानिंग टू कोलाबरेट विद वेरियस, अब वो क्या करते हैं, वेरियस फूड कंपनी से कोलाबरेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं एंड प्रोड्यूस हेल्दी फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, और चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देन है and beverages by following the demand of the time, as more and more people are now preferring healthy drinks and food and not cold drinks and fast food। इसका बेस्ट एग्जांपल हम आज के टाइम पे अगर देखें तो कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे ये साफ स्ट्रिक्ट बोला गया है कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स मत यूज़ करिए। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज वो हमारे गले को इफ़ेक्ट करती है, हमारे गले को उससे नुकसान होता है कि कोरोना में किसी भी इंसान को सर्दी जुकाम, अगर हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो हमें नुकसान करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। मार्केट में अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह प्रेफर नहीं, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मार्केट में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड भी कम हो गई है। अब मार्केट में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम हो गई तो लोग नहीं पी रहे, तो अब लोग हेल्थी चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं। तो अब कंपनियों का तो घाटा होगा, कंपनी कह रही हम तो बना रहे हैं, हमें तो कुछ प्रॉफिट। अब कंपनी क्या है, कंपनी शिफ्ट होगी, कंपनी अपने मार्केट को शिफ्ट करेगी किसकी तरफ, हेल्दी प्रोडक्ट की तरफ, हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ, जिससे कि लोग क्या करें, अब लोग उसकी चीज़ों को परचेज़ करें। और क्योंकि ऑब्वियस बात को मार्केट से बाहर तो नहीं होना ना। हमने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर भाई कोई भी कंपनी को अपने में कुछ चेंजेस नहीं लाएगी तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो उसको कुछ ना कुछ तो चीज़ें देखते रहनी चाहिए और टाइम से के साथ क्या करना है, अपने आप को चेंज करते रहना है। ओके, सो चलिए एक बार हम लोग अपने लेक्चर नंबर 7 और 8 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है।
देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड इंट्रोडक्शन, कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, एक कांस्टेंट और केयरफुल एनालिसिस है, ठीक, जो कि क्या करता है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, किस चीज़ को जानने के लिए कि किसी भी कंपनी की कि किसी भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेड्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट लेसन्स क्या हैं, वीकनेस क्या है जिसका हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस की क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करेंगे। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में हमने पढ़ा, नॉर्मल सीज की मीनिंग। देन हमने देखा कि कौन कौन से एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें एक तरह से कौन कौन से एफर्ट करती हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को करने के लिए। तो हमने देखा कि मार्केट रिसर्च करती है, यानी कि मार्केट के बारे में प्रॉपर छानबीन करना, देखना कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं। कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस को भी देखती हैं, कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करती हैं, बिकॉज अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किस बेसिस पे हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, वी हैव टू नो दिस, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स उस चीज़ में कैसा पार्ट प्ले कर रहे हैं। लर्निंग फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप हेड है, उससे उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होती है, उन्हें प्रॉपर पता होता है कि कभी मार्केट की उन्हें डीप नॉलेज रहती है, तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए ट्राई करते हैं। एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक डाटा, हम अपनी पॉपुलेशन को देखते हैं, पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन में एकदम देखते हैं डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है, घट रही है, क्या है, तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी चीज़ों अपने चेंज करते हैं। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर्टिकल्स, हम बहुत सारे वेब पेजेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। देन हम लोग देखा कि इंपॉर्टेंस क्या होती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, ठीक, जो हमारे बिजनेस के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमें किन किन चीज़ों में आवश्यकता पड़ रही, ज़रूरत पड़ रही, उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। देन हमने बात की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक, तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इंटरनल इन्वायरमेंट, सेकंड वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर कौन कौन चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन चीज़ें बिजनेस के अंदर ही हैं, वो हमारे बिजनेस को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, हम इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं। एक्सटर्नल में हम क्या देखते हैं, एक्सटर्नल में हम देखते हैं कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या देखता था, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, मैक्रो लेवल क्या करता है आपका, जब ग्रुप लेवल पे स्टडी करता है। पर्पस क्या होता है, पर्पस हमने बताया कि डेटा कलेक्ट करना ताकि हमें चीज़ों के बारे में आइडिया लग सके। टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, रिसर्च टेक्निक हो गई, ओपिनियंस की एक्सपर्ट की एडवाइस लेना, स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्जाम्पल, ठीक। सो ये हमारा आज का आप लोगों का इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का टॉपिक था, जो कि आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और आई होप आप लोगों को इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अब कायदे से और बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।